नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं उत्तराखंड से संबंधित नए क्वेश्चनों की सीरीज। तो देखिए, इससे पहले भी काफ़ी सीरीज अपलोड करी जा चुकी हैं हमारे द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पे। तो देखिए, अराउंड वहाँ पे आपका 70+ वहाँ पे वीडियोस हो चुकी हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं। आपके लिए हमने प्लेलिस्ट भी बनाया जा चुका है हमारे द्वारा, उत्तराखंड न्यू क्वेश्चंस करके हमारे स्टडी विद एम यूट्यूब चैनल पे आप सभी को ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा उत्तराखंड न्यू क्वेश्चंस करके। तो वहाँ पे अराउंड मैंने जैसा बताया 70+ वीडियोस हो चुकी हैं। तो आप चाहे तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे पार्ट 39। देखिए, जो आपका पार्ट 39 है, ये आपके जो 746 जो पद निकले हुए हैं आपके उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक के और लेखाकार के, तो इन पदों के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। साथ ही साथ आपके जो 300 पद हाल ही में निकले हुए हैं, जिनके ऑनलाइन फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, प्रधान लिपिक हो गया, आपका व्यक्तित्व सहायक हो गया, तो इन सभी के लिए यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। और यहाँ पे बेसिकली वे सारे क्वेश्चंस कवर करे जा रहे हैं जिनके वजह से लोगों का सिलेक्शन रुक जाते हैं। क्वेश्चन नॉर्मली तो वो सारी चीज़ें पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं या बहुत नए तरीके के क्वेश्चन होते हैं वो उनके समझ में नहीं आते। वहाँ ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया 70+ यहाँ पे वीडियोस हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और इन्हीं के रिगार्डिंग देखिए, यहाँ पे वन दरोगाओं के लिए भी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कनिष्ठ सहायक के लिए भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। तो ये सभी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना है। बस आपने हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आपको हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो वे लोग प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी के लिए ही हम यहाँ पे इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे हम इतना सही एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी यहाँ पे वीडियोस डालें उनका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। ठीक है, तो ये तो थी आपका थोड़ा सा इंट्रो आप सभी लोगों के लिए, आपके लिए क्या क्या किया जा रहा है हमारे द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो ये चीज़ें आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स दिलवाइएगा, ताकि सभी लोगों तक, जो लोग दूर दूर गाँव में जहाँ पे कोचिंग के लिए नहीं जा सकते हैं और जो आर्थिक रूप से गरीब हैं और जो कोचिंग की फीस पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ज़रूर इस वीडियो को उन तक पहुँचाइएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। यहाँ पे अराउंड मैं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, आप सभी को, सॉरी 30 नहीं, यहाँ पे 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप सभी को बताना है कि 25 में से आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, 25 में से आपका स्कोर कितना बन रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और रिव्यू भी दीजिएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भागवत ग्लोबल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में स्थित है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है जैसे कि ट्रेंड बदल रहा है यूके ट्रिपल एससी का, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भागवत ग्लोबल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है, तो याद रख लीजिएगा, ये है आपका कोटद्वार में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, कोटद्वार पौड़ी में स्थित है ये आपकी भागवत ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस तरीके से, क्योंकि इसका नाम ज़्यादा वायरल नहीं होता है और पूछा जा सकता है, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि भागवत ग्लोबल जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है। तो याद रहेगा कहाँ पे है, पौड़ी पे। देखिए, पौड़ी के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे आप सभी लोगों के बारे को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, हर एक वीडियो में मेरा एक ही यहाँ पे प्रयत्न रहता है, एक ही यहाँ पे फोर्स रहता है आप सभी लोगों को, कि आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन के साथ अलग अलग क्वेश्चनों के से लिंक कराया जाए। एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे मैं अराउंड आपके सामने 25 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ प्रत्येक सेशन में, लेकिन आपको पता ही होगा 25 के बदले आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे तैयार मिल जाते हैं। तो आप हमारी वीडियो को जरूर देखते रहिएगा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक। तो देखिए, यहाँ पे मैं पौड़ी गढ़वाल के बारे में बात करने जा रहा हूँ, पौड़ी जनपद के बारे में, क्योंकि पौड़ी जनपद से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप करते हैं यूके ट्रिपल एससी वाले। सबसे पहले गठन की बात करते हैं। देखिए, जो पौड़ी जिले का गठन है वो 1840 में इसका गठन किया गया था, पौड़ी जनपद का। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए 1840 में जब इसका गठन किया गया, तो उसी के टाइम पे यहाँ पे जो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी थी श्रीनगर में, श्रीनगर से उसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, पौड़ी में ही स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ कभी कभार पूछा जा सकता है कि जो पौड़ी गढ़वाल है या पौड़ी जनपद है वो किस पहाड़ी के तलहटी पर बसा हुआ है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रख लीजिए कौन सी पहाड़ी है, कंडोलिया पहाड़ी। ठीक है, कंडोलिया पहाड़ी के तलहटी पे बसा हुआ आपका पौड़ी गढ़वाल या पौड़ी जनपद। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था, कौन सा आंदोलन, पानी राखो आंदोलन। कौन सा, पानी राखो आंदोलन।
देखिए ज़्यादा फास्ट हो रहा होगा तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि मैं कई कई बार कुछ वीडियो में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा फास्ट आपको बता देता हूँ, जिससे कि मुझे लगता है कि आपको समझने में बड़ी दिक्कत होती होगी। पूरी कोशिश करता हूँ मैं अपने तरीके तरफ से यहाँ पे आप सभी लोगों को बहुत अच्छी वीडियो के साथ बहुत अच्छा कंटेंट दे सकूँ, ताकि आप सभी लोग इस वीडियो के जरिए बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सके, ठीक है, क्लियर हो सके बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल में पानी राखो आंदोलन भी चलाया गया था, क्योंकि देखिए जो पानी राखो आंदोलन चलाया गया था किस वर्ष से चलाया गया था, 1980 में, ठीक है। 1980 के टाइम पे यहाँ पे क्या पानी का थोड़ी कमी हो गई थी, काफ़ी कमी हो गई थी, तो उस टाइम पे यहाँ पे पानी राखो आंदोलन चलाया गया। पूछा ये जा सकता है, देखिए ये तो नॉर्मल टर्म है कि पानी राखो आंदोलन कब चलाया गया, नॉर्मल बहुत बार पूछा जा चुका है। ये चलाया गया था 1980 में, लेकिन किस गाँव से चलाया गया था, तो इसको याद रख लेना है, उफरेला गाँव से, ठीक है। कौन से गांव से, उफरेला खाल, ठीक है, उफरेला खाल गांव से चलाया गया था आपका, जो कि पौड़ी जनपद के ही अंतर्गत आता है पानी राखो आंदोलन, ठीक है। इसी के साथ साथ जो आपका पौड़ी गढ़वाल है, यहाँ पे आपका दूधातोली विकास संस्थान है, ठीक है। क्या आपका दूधातोली विकास संस्थान, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, दूधातोली विकास संस्थान की स्थापना भी कहाँ हुई थी, पौड़ी गढ़वाल में ही हुई थी, उफरेला खाल में ही हुई थी। देखिए जो आपका यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ज्वालप्पा देवी का मंदिर भी है, ज्वालप्पा, ठीक है। ज्वालप्पा देवी का मंदिर भी कहाँ पे पड़ता है, आपका पौड़ी जनपद में ही पड़ता है। और ये इससे पहले जब मैंने आपको बताया कि भागवत ग्लोबल यूनिवर्सिटी ये उत्तराखंड के किस जनपद में है, बोला था ना पौड़ी में, पौड़ी कहाँ पे, कोटद्वार, और कोटद्वार को क्या बोला जाता है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार, याद रख लेना, गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, कोटद्वार को कहा जाता है। जो लोग नए बच्चे हैं वो लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कत्यूरी राजाओं के कला प्रेम का प्रतीक कौन सा स्थल है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे जो आपके कत्यूरी राजाएं थे, इनका जो कला प्रेम का प्रतीक था वो माना जाता था आपका किसको, द्वारा हाट को, किसको, द्वारा हाट, ठीक है, याद रख लीजिएगा, द्वारा हाट को माना जाता था। कत्यूरी राजाओं का प्रतीक का कला प्रेम का प्रतीक माना जाता था आपका द्वारा हाट को, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी साथ साथ मैं आपको कत्यूरी राजवंश के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको कत्यूरी और कार्तिकेयपुर राजवंश को। सबसे पहले कार्तिकेयपुर राजवंश ही कहा गया था, उसके बाद इसको धीरे धीरे नाम बदल के क्या हो गया, ये कत्यूरी राजवंश हो गया, ठीक है। अगर बात करें कार्तिकेयपुर राजवंश से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए कार्तिकेयपुर जो राजवंश है उसको उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसको कहा जाता था, तो आप लोगों को याद रहेगा किसको कहा जाता था, ये कहा जाता था आपका कार्तिकेयपुर राजवंश को कहा जाता था आपका उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, ठीक है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये करी गई थी 700 ईस्वी में करी गई थी, किसके द्वारा, बसंत देव के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा करी गई थी, कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना 700 ईस्वी में करी गई थी, और ये करी गई थी आपकी बसंत देव के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो आपके कार्तिकेयपुर राजवंश है वहाँ पे जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी लिपि कौन सी थी, उनकी लिपि थी आपकी कुटिला, ठीक है। नया क्वेश्चन है कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश में जितने भी अभिलेख मिले हैं उनकी प्रायः लिपि के बारे में बताइए, लिपि कौन सी थी, 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से जो कुटिला ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, सही होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जो कार्तिकेयपुर राजवंश था उनकी प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो देखिए उनकी जो प्रथम राजधानी थी वो थी आपकी कहाँ थी, जोशीमठ, जोशीमठ से स्थानांतरित उन्होंने कहाँ राजधानी करी, वो करी थी आपकी बैजनाथ, ठीक है। देखिए उस टाइम पे जो बैजनाथ था वो अल्मोड़ा का ही पार्ट था, लेकिन अब अगर वर्तमान की स्थिति देखें तो बैजनाथ किस जनपद के अंतर्गत आता है, बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो बैजनाथ था ये आपका अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता था, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए उसके बाद में कत्यूर राजवंश हुआ, तो कत्यूर राजवंश के बारे में क्या पूछा जाता है यूके SSS के द्वारा, ये पूछा जाता है कि कत्यूर वंश का जो प्रतापी शासक था वह कौन था, तो वह कौन था आपका ललित सूरदेव, ठीक है, ललित सूरदेव, ठीक है, ललित सूरदेव यहाँ के आपके कत्यूरी जो राजवंश थे उसके प्रतापी शासक थे। और यहाँ पे देखिए इनके द्वारा एक खंडपति नामक अधिकारी की नियुक्ति करी जाती थी, किस अधिकारी की, खंडपति, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का पूरा पूरा चांस है, खंडपति। तो ये पूछा जा सकता है कि खंडपति जो नामक अधिकारी है वो
कौन लोग नियुक्त करते थे? तो कत्यूरी राजवंश के लोग नियुक्त करते थे खंडपति नामक अधिकारी। इसका काम क्या होता था, काम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसका काम होता था सबसे पहले वनों की रक्षा करना, दूसरा काम होता था खनिजों की भी रक्षा करना। देखिए ये जो खंडपति अधिकारी था ये वनों और खनिजों की क्या करता था, रक्षा करता था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक और पॉइंट आ रहा था आपका कि कत्यूरी राजवंश कला प्रेम का जो प्रतीक माना जाता है, किसको माना जाता है, द्वाराहाट। तो द्वाराहाट कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है आपका अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, द्वाराहाट को क्या कहा जाता है, इसको मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, द्वाराहाट को बाकी बातें ये अल्मोड़ा का पीछे कहीं पे डिस्कस आएगा तो अल्मोड़ा के बारे में बता दूंगा। अल्मोड़ा को सिर्फ इतना याद रख लीजिए 1891 में क्या बनाया गया था, जिला बनाया गया था। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रख लीजिएगा। बाकी जिन लोगों को पता है ये सारी चीज़ें वो लोग स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है बीच बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। और मेरा पढ़ाने का तरीका इसी टाइप से है कि एक क्वेश्चन के साथ आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपके कवर कर सकूँ, ताकि इन्हीं वीडियोज़ को देख के आप यहाँ पे अच्छी से आपकी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मेरी यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहती है आप सभी लोगों के लिए, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दुगल बिट्टा बुग्याल किस जनपद में स्थित है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दुगल बिट्टा बुग्याल। तो याद रख लीजिएगा जो दुगल बिट्टा बुग्याल है आपका कहाँ पे स्थित है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित आपका दुगल बिट्टा बुग्याल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जो आपका दुगल बिट्टा जो बुग्याल है ये आपका चौपाता जगह है उसी के निकट में स्थित है, जहाँ पे आपका गोपेश्वर और ऊखी मठ जो सड़क है वो एक दूसरे को जोड़ती हैं, उसी के आसपास में आपका दुगल बिट्टा जो आपका बुग्याल है उसी के पास से स्थित है यहाँ पे। ठीक है, अगर इस जो बुग्याल है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करी जाए तो इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 2600 मीटर। ठीक है, 2600 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है ये बुग्याल, यानी कि दुगल बिट्टा बुग्याल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दुगल बिट्टे का अगर अर्थ की बात करी जाए कि दुगल बिट्टा जो बुग्याल है उसका अर्थ क्या होता है, यानी कि दो पहाड़ों के बीच का एक ऐसा स्थान। ठीक है, दो पहाड़ों के बीच का स्थान को क्या कहा जाता है, दुगल बिट्टा कहा जाता है। तो इसीलिए इस जगह का नाम क्या बन गया, दुगल बिट्टा बुग्याल। ठीक है, और बुग्याल आपको पता ही है कि छोटे मखमली घास के मैदान को क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग के लिए काफ़ी है और यहाँ पे आपका पर्यटन लोग भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे दुगल बिट्टा बुग्याल पे, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ के लिए प्रसिद्ध हैं दुगल बिट्टा बुग्याल के बारे में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे किस चंद राजा ने तिब्बतियों के ताकल खाल के किले को जीता था। ठीक है, ताकल खाल किला। ठीक है, तो देखिए तिब्बतों का जो तिब्बती लोग थे उनका किला था आपका ताकल खाल किला। तो इसको किस चंद राजा के द्वारा जीता गया था, ये जीता गया था आपका बाज बहादुर चंद के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, चंद वंश के शासक थे आपके बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद थे आपके यहाँ पे, इनके द्वारा जीता गया था तिब्बतियों का ताकल खाल किला। ठीक है, इस देखिए जो आपका बाज बहादुर चंद था इनके द्वारा देखिए 1670 ईस्वी में। ठीक है, किस में, 1670 ईस्वी में आपका तिब्बत पर अभियान चलाया गया था और इन्होंने वहाँ पे क्या किसको हराया था, हूण जाति को। ठीक है, किसको हराया था वहाँ पे, हूण जाति को। पूछा जा सकता है कि बाज बहादुर चंद के द्वारा हूण जाति को किस वर्ष या किस अभियान के तहत हराया गया, तो आपको याद रखना है। तो इनके द्वारा 1670 में अभियान चलाया गया था तिब्बत अभियान करके, नाम क्या था उसका, तिब्बत अभियान। उसी के जरिए इन्होंने हूण जाति को वहाँ पे हराया था। सब बात कर लेते हैं आपके बाज बहादुर चंद जी के बारे में। तो देखिए जो आपका बाज बहादुर हैं इनके ये 50वें राजा थे। कौन से राजा थे, चंद्रवंश के 50वें राजा थे। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे जो आपका बाज बहादुर चंद थे ये थे आपके तिरमल चंद के। ठीक है, तिरमल चंद के उत्तराधिकारी थे आपके कौन से, बाज बहादुर चंद। ठीक है, इनके द्वारा देखिए जैसे कि मैंने बताया तिब्बत अभियान चलाया गया था, वहीं पे इनके द्वारा देखिए हूण जो जनजाति है या हूण जनजाति है उनका दमन किया गया था। इनके द्वारा होता क्या था कि ये लोग जो मानसरोवर जो यात्रा होती थी और जो भूटिया के व्यापार होते थे उन पे क्या कहते हैं, बाधा उत्पन्न करते थे। तो उनके द्वारा जो बाज बहादुर चंद थे इनके द्वारा जो मानसरोवर यात्रा है और भूटिया व्यापार है इनके द्वारा इन पे जो भी बाधाएं आ रही थी इन बाधाओं को मुक्त किया गया। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए इनके द्वारा सिरती नामक कर भी चलाया गया था। ठीक है, कर भी लिया जाता था, बाज बहादुर चंद के द्वारा लिया जाता था। किससे लिया जाता था, ये भूटिया और हूणियों से ही लिया जाता था सिरती नामक कर। ठीक है, और बाज बहादुर चंद के द्वारा एक हत्या देवाल भी बनाया गया। कहाँ पर स्थित है आपका एक हत्या देवाल, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो आपका जो एक हत्या देवाल है वो है आपका कहाँ पे, पिथौरागढ़। जिसको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कहाँ पे स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित आपका एक हत्या देवाल। इसको किसके द्वारा
बनाया गया था? बांज बहादुर चंद के द्वारा बनाया गया था, उसी के शासनकाल में बनाया गया था आपका, बांज बहादुर चंद के शासनकाल में। ठीक है, तो ये था आपका एक हथिया देवाल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि इससे पहले मैंने क्वेश्चन पे बताया था, तो आपका दुगल बिट्टा बुग्याल, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़े जरूर लीजिएगा। दुगल बिट्टा बुग्याल इसी टाइप के आपके सामने क्वेश्चंस पुटअप करे जाएंगे। और कहाँ बताया था मैंने आपका, ये रुद्रप्रयाग में बताया था। ठीक है, और इसमें मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करना भूल गया। तो देखिए रुद्रप्रयाग के बारे में भी जान लेते हैं, ताकि जो लोग नए हैं उन सभी लोगों को पता चल सके रुद्रप्रयाग के बारे में नई नई चीज़ें। तो देखिए जो रुद्रप्रयाग है वो पंच प्रयागों में से एक है रुद्रप्रयाग। देखिए जो भी पंच प्रयाग है उसमें 2 नदियों का संगम होता है, यहीं पर रुद्रप्रयाग है। यहाँ पे आपका याद रख लीजिएगा, एक अलकनंदा नदी का अलकनंदा नदी और एक मंदाकिनी नदी का क्या होता है यहाँ पे संगम होता है आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे जो 4 धाम आपके, उनमें से आपका जो केदारनाथ धाम है, केदारनाथ धाम भी कहाँ पे स्थित है आपका, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगर रुद्रप्रयाग जनपद का पौराणिक नाम की बात करें तो देखिए रुद्रप्रयाग जनपद का पौराणिक नाम क्या है, वो है आपके रुद्रावत और पुनार। देखिए पुराने नाम पे भी वीडियो बनाई जा चुकी है हमारे द्वारा, तो इस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा। पुराने नाम सभी जो के पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, यहीं पे आपको मिल जाएगी। आपको एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करिएगा। तो देखिए जो आपका ये तो मैंने बताया आपका पौराणिक नाम रुद्रप्रयाग का, तो कि रुद्रावत और पुनार। तो देखिए इसको जिला कब बनाया गया, बात आती है इस रुद्रप्रयाग जो जिला है उसे जिला कब बनाया गया था, वो बनाया गया था आपका 18 सितंबर 1997 में इसको जिला बनाया गया। ठीक है, इसको देखिए जो रुद्रप्रयाग जनपद है उनके 3 जो जगह थी उनको सीमा काट के इसकी सीमा बनाएगी, यानी कि रुद्रप्रयाग बनाया जिला बनाया गया। वो 3 जिले कौन कौन से हैं जिनकी सीमाओं को काटकर रुद्रप्रयाग जनपद बनाया गया, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले मैं 4th क्वेश्चन में पहुंच चुका था, लेकिन 3rd क्वेश्चन में आने का मतलब मेरा यही था कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से अच्छी चीजें बताई जा सकें। जैसे कि मैं रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में बता रहा था आपको कि जो 3 जिलों से काट के बनाया गया है आपका रुद्रप्रयाग जनपद, वो 3 जिले कौन कौन से हैं, ये आपके आने वाले जो आपका पेपर है उनमें पूछा जा सकता है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला आपका टिहरी गढ़वाल, दूसरा आपका पौड़ी गढ़वाल और तीसरा आपका चमोली, टिहरी पौड़ी चमोली। ठीक है, टीपीसी याद रख सकते हैं, टिहरी पौड़ी और चमोली। ठीक है, तो टीपीसी करके याद रख लीजिए, टीपीसी को काट के आपको क्या बनाया गया है, यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद को बनाया गया। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन पीछे आने का मतलब ही मेरा यही था कि आपको थोड़ा बहुत रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में बताया जा सके। बहुत सारे लोग होते हैं कि कह रहे हैं कि आप अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के बारे में अलग अलग वीडियोज़ बनाइए। देखिए डिस्ट्रिक्ट में जो मेन चीज़ें होती हैं, आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो देखिए उनमें आपको बता देता हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट में अगर आप डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि उसे डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया, पौराणिक नाम क्या था, लिटरेसी रेट क्या है वहाँ पे, जनसंख्या घनत्व क्या है वहाँ का। ठीक है, उसका वन क्षेत्रफल कितना है, किन किन सीमाओं से उसकी सीमाएं लगती हैं या टच करती हैं, कौन कौन सी नदियाँ बहती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। देखिए इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी इस वीडियो पे कि जितनी भी वीडियोस ला रहा हूँ उसमें आपके जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कवर कर लूँ। ठीक है, तो ये ही इसी उद्देश्य से मैंने रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में बताया आपको। चौथा क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने डिस्कस कर चुका हूँ, आपको यहाँ पे किस चंद राजा द्वारा ये डिस्कस कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। कत्यूरों का विशाल साम्राज्य किसके अत्याचारों के कारण समाप्त हो गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वो शासक का नाम बताना है जिसके के कारण जो कत्यूरों का विशाल साम्राज्य था वो विशाल साम्राज्य समाप्त हो गया, तो वो था आपका ब्रहादेव। ठीक है, या इसको जागरों में इसका नाम वीरम देव भी मिल जाता है, ब्रहादेव भी कहा जा सकता है इनका। ठीक है, तो ये थे आपके कत्यूरी जो राजवंश है इनके अंतिम शासक। ठीक है, ये बहुत अत्याचारी शासक थे, इन्हीं के अत्याचारों के कारण क्या हुआ, जो कत्यूरी राजवंश है उसका वो राजवंश समाप्त हो गया। ठीक है, और देखिए ये जो वीरम देव है इनके बारे में जो जिया रानी की लोक गाथा है, जो उसमें 1398 जो जिया रानी की लोक गाथा है 1398 वाली, तो उसके अनुसार सॉरी जो आपका जिया रानी की जो लोक गाथाएं हैं उसके अनुसार देखिए जो 1398, ठीक है, जो 1398 में क्या हुआ था कि तैमूर लंग द्वारा, ठीक है, तैमूर लंग द्वारा क्या किया गया था, हरिद्वार में क्या कर दिया गया था, आक्रमण कर दिया गया था। किसके द्वारा, याद रखना है आपको, ये चीज़ें जो ये बता रहा हूँ ये जिया रानी की जो कथाएं हैं उनके अनुसार के बता रहा हूँ कि हुआ क्या था कि 1398 में
याद रख लीजिए 1398 में तैमूर लंग के द्वारा कहाँ पर आक्रमण किया गया था, हरिद्वार पे आक्रमण किया गया था। ठीक है, इसका वहाँ पे इसकी भीड़ हो जाती, किसके द्वारा किससे, इसको किससे सामना करना पड़ता है, ये करना पड़ता है आपका ब्रहादेव या वीरमदेव से सामना करना पड़ता है। फिर तैमूर लंग और ये जो ब्रहादेव है या वीरमदेव है, इनके बीच में युद्ध होता है, जिसमें आपका ब्रह्मदेव या ब्रहादेव है ये मारा जाता है। और इसी के साथ साथ जो कत्यूरी राजवंश है इसकी ये समाप्ति की ओर चल जाता है और ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, इन चीज़ों का याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, पौरव वंश की राजधानी क्या थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पौरव राजवंश है उनकी राजधानी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो देखिए जो पौरव राजवंश है उनकी जो राजधानी थी वो थी आपकी ब्रह्मपुर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अब एक बार आप देख लीजिएगा कि जो पौरव राजवंश है ये देखिए यहाँ पे सारे वही क्वेश्चंस डिस्कस करे जा रहे हैं जो आपके आगामी क्वेश्चन पेपरों के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बार देखिए जी जान लगा दीजिए 746 पोस्टों के लिए। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा पौरव वंश की राजधानी क्या थी, आपकी ब्रह्मपुर थी। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। बाकी देखिए वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत दिखाएगा, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है यूट्यूब चैनल, वे लोग भी जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, पहली बार गढ़वाली लेखन हेतु किससे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, गढ़वाली लेखन में किसे सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और कब दिया गया, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले दिया गया था आपका सुदामा प्रसाद प्रेमी। किसको दिया गया था, आपका सुदामा प्रसाद। इनको क्या कहा जाता था, प्रेमी भी कहा जाता था, इसलिए सुदामा प्रसाद प्रेमी लिखा है। दूसरा था आपका प्रेमलाल भट्ट। ठीक है, प्रेम और दूसरा किनको दिया गया था, प्रेमलाल भट्ट को दिया गया था। किस वर्ष दिया गया था इन दोनों को, 2010 में दिया गया था गढ़वाली लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले सुदामा प्रसाद प्रेमी की, जिनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था देखिए 7 दिसंबर 1927 में। ठीक है, 7 दिसंबर 1927 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था आपका पौरी में एक फलदा नामक गांव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था आपका सुदामा प्रसाद प्रेमी का। इनको देखिए बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कि आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल पुरस्कार भी मिला हुआ है। उसी के साथ साथ इनको देखिए पंडित आदित्य राव नवानी पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरे व्यक्ति कौन थे, वे थे आपके प्रेमलाल। कौन थे आपके, प्रेमलाल को देखिए जो प्रेमलाल भट्ट हैं, इनको अगर इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था आपका 1931 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका देवप्रयाग में। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप सभी के सामने इसके बारे में डिस्कस किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, वीरचंद सिंह गढ़वाली नामक जीवनी के रचनाकार कौन है। ठीक है, वीरचंद सिंह गढ़वाली नामक जो जीवनी है किसके द्वारा इसकी रचना करी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, और इसको आप देखिए इसका आंसर क्या होता है। तो देखिए आपका जो वीरचंद सिंह गढ़वाली नामक जीवनी है इसके रचना या रचनाकार थे वो, उनका नाम था आपका राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, आपका सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने के द्वारा ही यहाँ पे वीरचंद सिंह जो गढ़वाली है इनके नामक जीवनी इनके द्वारा ही लिखी गई थी। बात करते हैं यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन के बारे में। देखिए जो राहुल सांकृत्यायन है इनके बारे में बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, इसलिए इनको नोट डाउन करते रहिएगा। जो आपके राहुल सांकृत्यायन है इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1893 में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के पास में हुआ था इनका जन्म, उत्तर प्रदेश में ही हुआ था लगभग। ठीक है, बचपन का अगर इनका नाम बचपन देखिए यूपीएससी का ट्रेंड कैसे बदलता जा रहा है, जो भी आपके महापुरुष हैं, ठीक है, अधिकतर कोशिश करिए आप जब आप पढ़ते हैं उनके बचपन का नाम, उनके पिता का नाम, माता का नाम और बीवी का नाम जरूर पढ़िए, उनकी पत्नी का नाम जरूर पढ़िए। ठीक है, क्योंकि जो अब यूपीएससी का जो आपका यूपी ट्रिपल एससी का जो ट्रेंड बदल रहा है वो इसी तरीके से बदल रहा है कि उनके पिता का नाम पूछ लेते हैं कभी कभार, या कभी उनकी पत्नी का नाम पूछ लिया जाता है। जैसा कि आपका हाई कोर्ट का पेपर हुआ था 1 दिसंबर को, तो उसमें भी किसका पूछा था, श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम पूछ लिया गया था। उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें पूछी गई हैं। तो इसी के हिसाब से देखिए पुराने जो ट्रेंड चला आ रहा है उसी के हिसाब से नए पेपर भी बनते हैं और थोड़ा सा चेंज होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है इसमें। तो देखिए जो राहुल सांकृत्यायन है उनके बचपन का नाम था क्या था, केदारनाथ
पांडे। इसको याद रख लीजिए, केदारनाथ पांडे इनके बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम देखिए गोवर्धन पांडे था। इनको देखिए क्या दिया हुआ था, महापंडित की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन ये ऐसा भी बन सकता है कि निम्न में से आपका महापंडित की उपाधि किसको दी गई थी। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें राहुल सांकृत्यायन भी होगा, तो उसमें आपको राहुल जो सांकृत्यायन है इन पे राइट का टिक करना है तो ही आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए राहुल सांकृत्यायन है, इनके द्वारा बहुत सारे पुरस्कार भी जीते गए, जिसमें से मुख्य तौर पर 1958 में, ठीक है 1900 याद रखिए 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको। और उसी के साथ साथ इनके द्वारा देखिए 1963 में इनको पद्म भूषण के द्वारा नवाजा गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकता है कि निम्न में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उनमें से आपका यहाँ पे जो आपका 1958 में किसको मिला था, राहुल सांकृत्यायन को, तो वहां पे राहुल सांकृत्यायन होगा, तो उसमें वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे हम जीवनी की बात करें तो आपके वीरचंद सिंह गढ़वाली, ठीक है इनकी जीवनी के बारे में बात करे थे। वीरचंद सिंह गढ़वाली देखिए काफी प्रसिद्ध नाम है। ठीक है, इनके जन्म की भी बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पे डिस्कस करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके बारे में भी जो यूके ट्रिपल एस से काफ़ी सवाल पुट अप करता है। तो देखिए आपका जो वीरचंद सिंह गढ़वाली है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 25 दिसंबर 1891 में, पौड़ी जनपद में हुआ था इनका जन्म। इनको देखिए इनका जो अगर वास्तविक नाम की बात करें तो बहुत बार वास्तविक नाम पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है। तो इनका जो वीरचंद सिंह गढ़वाली है, इनका वास्तविक नाम पूछा जाए तो वो क्या होगा आपका चंद्र सिंह भंडारी। ठीक है, क्या होगा चंद्र सिंह भंडारी इनका वास्तविक नाम था। ये देखिए इनके द्वारा जो किस गढ़वाल राइफल के अंग थे ये, तो ये थे आपके 2/18। ठीक है, बहुत बार इनके जो जिस राइफल से संबंधित थे उनके बारे में पूछा जाता है। तो देखिए याद रखिएगा जो आपके वीरचंद सिंह गढ़वाली थे वो 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिक थे। इनके द्वारा देखिए हुआ क्या था, ये क्यों प्रसिद्ध हुए, इनके द्वारा देखिए 23 अप्रैल 1930 में देखिए अफगान सैनिकों पे इनके द्वारा आदेश दिया जाता है। इनके जो वहाँ पे कैप्टन थे, कैप्टन रिकेट, वहाँ के इनके जो अधिकारी थे कैप्टन रिकेट, इनके द्वारा रिकेट के द्वारा एक आदेश दिया गया कि आप निहत्थे जो अफगान जो सैनिक हैं उन पे गोलियां चलाइए। तो इनके द्वारा वहाँ पे मना कर दिया गया, उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया। तो इसी कांड को किसके नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका पेशावर कांड के नाम से। ठीक है, पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 23 अप्रैल 1930 को ये पेशावर कांड हुआ था। कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि वीरचंद सिंह गढ़वाली पे डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया। 3-4 ऑप्शन दे देगा, 1991, 92, 93 या 94। तो उसको आपको याद रखना है 1994। ठीक है, 1994 में आपका वीरचंद सिंह गढ़वाली के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आ सकता है अपकमिंग एग्जाम में, चाहे वो यूके ट्रिपल एस का हो या यूके पीएससी का हो। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अंगाली मठ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंगाली मठ कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा जो आपका अंगाली मठ है वो है आपका टिहरी। ठीक है, टिहरी में टिहरी गढ़वाल पे स्थित है आपका अंगाली मठ। बात कर लेते हैं टिहरी गढ़वाल के बारे में। तो देखिए जो टिहरी है इसको 28 दिसंबर 1815, ठीक है 28 दिसंबर 1815 में इसको ये टिहरी नगर की स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा, सुदर्शन शाह के द्वारा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, टिहरी नगर की स्थापना किसके द्वारा करेगी, सुदर्शन शाह के द्वारा करेगी। किस वर्ष से करेगी, 28 दिसंबर 1815 में करेगी थी। तो देखिए जो आपकी टिहरी थी वो किस नदी के संगम पे स्थित है, ये आपके भागीरथी और भिलंगना, यहीं पे आपका टिहरी डैम भी है। ठीक है, हुआ क्या कि यहाँ पे जो पुरानी टिहरी थी अब उसमें क्या है, टिहरी डैम में तब्दील हो चुका है, वहाँ पे अब डैम बन चुका है वहाँ पे। ठीक है, जो पुरानी जो टिहरी थी उसमें वो जलमग्न किस वर्ष से हुई, ये भी पूछा जा सकता है, वो हुई थी आपकी 2005 में। ठीक है, 2005 में जो पुरानी टिहरी थी उसको जलमग्न कर दिया गया और वहाँ पे अब क्या स्थित है, टिहरी डैम स्थित है। ठीक है, उसका अगर पुरानी जो आपकी टिहरी है या टिहरी डैम है उसका पौराणिक नाम पूछा जाए तो वहाँ पे क्या, उसका पौराणिक नाम क्या था, गणेश प्रयाग या धनुष तीर्थ। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी के साथ साथ देखिए जो फिर टिहरी रियासत, अगर उससे फ्लैश बैक की बात करी जाए, जो पहले जो टिहरी रियासत थी, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब किया गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कब किया गया था, 1 अगस्त 1949 में।
ठीक है, 1949 में इसको भारत में विलय कर दिया गया और इसी के साथ साथ इसी टाइम पे इसको जिला भी बना दिया गया था। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये, आपको याद होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे और आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही होगा तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा, कोई भी कंजूसी मत करिएगा। बाकी अपना रिव्यू जरूर नीचे देते रहिएगा, ये वीडियो कैसी लग रही है आप सभी लोगों को। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े थे। देखिए अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे गढ़वाली में चाचरी लोक नृत्य को कुमाऊं क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए गढ़वाल में जो लोक नृत्य होता है वो होता है आपका चाचरी। चाचरी, अगर ये जो लोक नृत्य चाचरी होता है उसको कुमाऊं क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका झोड़ा। ठीक है, कहते हैं ना झोड़ा चांचरी, तो देखिए झोड़ा चांचरी होता क्या है सॉरी, कुछ पुरुष और महिलाओं का या फिर पुरुष पुरुष या महिलाओं का एक गोल घेरा होता है जहाँ पे वे लोग अपनी स्थानीय भाषा में या फिर लोकल जो लैंग्वेज है वहाँ पे गाना गाते हैं, नॉर्मली पहाड़ी में या फिर गढ़वाली में। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ गोल घेरे करके ये गाते हैं। सभी लोग कुमाऊं से हैं, गढ़वाल से हैं, तो आप सभी लोग जान सकते हैं, इसमें मेरे को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, झोड़ा, इसीलिए देखिए चाचरी इसको कहाँ कहा जाता है, गढ़वाल क्षेत्र में इसको चाचरी कहा जाता है इसी नृत्य को, और गढ़वाल सॉरी कुमाऊं क्षेत्र में क्या कहा जाता है, झोड़ा कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, माधो सिंह भंडारी किस पवार शासक के सेनापति थे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके माधो सिंह भंडारी थे वो किस पवार या पवार शासक के सेनापति थे, वो किस पवार, कौन से पवार शासक थे, वो थे आपके महीपति शाह। ठीक है, महीपति शाह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका महीपति शाह, इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि अलग अलग चीज़ें मैंने, जैसे कि आप सभी लोगों को पहले भी बताया कि मैं अलग अलग चीज़ों पे वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि टाइम की काफ़ी कमी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो चीज़ें मुझे आती हैं वो आप सब तक पहुंचे। यदि मेरे पढ़ाए हुए से किसी भी बच्चे का या किसी भी एस्पिरेंट का भला होता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो देखिए आज मैं महीपति शाह के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आप सभी लोगों के सामने डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपके जो माइंड पे महीपति शाह के बारे में कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए, और एक कहानी के रूप में आप अगर उसे सुनेंगे तो आपके माइंड पे वो सारी चीज़ें छप जाएंगी। तो देखिए होता है क्या, सबसे पहले थे श्याम शाह। ठीक है, श्याम शाह के बाद आए आपके महीपति शाह। तो देखिए होता क्या, सबसे पहले हम श्याम शाह को जानते हैं। देखिए उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे श्याम शाह के बारे में। तो देखिए श्याम शाह थे, इनकी टोटल कितनी रानियाँ थी, 60 रानियाँ थी, लेकिन ये क्या थे, संतान विहीन थे, यानी कि इनके पास कोई भी संतान नहीं थी, और इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु, जैसे इनकी मृत्यु होती है तो इन्हीं की मृत्यु के साथ साथ इनकी जो 60 रानियाँ थी ये भी क्या हो जाती है, सती हो जाती है इनके साथ साथ। ठीक है, तो उसके बाद अब बात आती है कि भाई इसका जो शासन है, पवार वंश का शासन है, इसको आगे कौन चलाएगा। तो उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि इनके जो श्याम शाह के चचा थे उनका नाम था आपका महीपति शाह। कौन थे आपके इनके चचा, महीपति शाह। ठीक है, महीपति शाह थे, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्योंकि स्पेस बहुत कम है यहाँ पे। महीपति शाह थे, महीपति शाह थे। उनके बाद जो इनके चाचा थे महीपति शाह, श्याम शाह के, महीपति शाह को राजगद्दी में बैठाया जाता है। और इनके बाद अगर बात करें महीपति शाह के बारे में तो इनके पिता का नाम क्या था, दुलाराम। क्या नाम था इनके पिता का नाम, राम। किसके पिता का नाम, महीपति शाह के पिता का नाम क्या था, दुलाराम था। ठीक है, देखिए ये गढ़वाल क्षेत्र में या पवार वंश में सबसे अधिक उम्र में राजा बने थे। पूछा ये भी जा सकता है कि सबसे गढ़वाल या पवार वंश में सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाले शासक का नाम बताइए, या वो कौन से शासक थे जो सबसे ज्यादा उम्र में राजा बने, तो उनका नाम क्या हो जाएगा आपका, महीपति शाह। ठीक है, इन्हीं के द्वारा देखिए 1625 में आपका केशवराय मठ की स्थापना करी गई थी। कहाँ पे, श्रीनगर में। ठीक है, इनके द्वारा, किसके द्वारा, महीपति शाह के द्वारा केशवराय मठ की स्थापना करी गई श्रीनगर में। उसी के साथ साथ इसमें मैं दो आपको फैक्टर समझाना चाहता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा, यानी मोस्ट ऑफ पीपल पे इन पे डाउट रहता है, मोस्ट लोगों को, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट रहता है। सबसे पहले आपका गर्व भंजक। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है। और दूसरा आपका गर्व भंजन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि गर्वभंजक और गर्वभंजन किसे कहा जाता है। याद रख लीजिएगा गर्वभंजक। ठीक है, ये कहा जाता है आपका माधो सिंह भंडारी। किसको कहा जाता है, इसको मैं भंडारी करके लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। माधो सिंह भंडारी को कहा जाता है आपका गर्वभंजक। क भंजन न किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका महीपति शाह को। ठीक है, महीपति
सा को क्या कहा जाता है, गर्व भंजन। इसको आप याद कर लीजिएगा, जब आप इसको याद करेंगे तो ही आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यूपी ट्रिपल से जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है, वो पूछ लेगा कि आपसे गर्व भंजक किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपका माधो सिंह भंडारी भी रहेंगे और महिपति शाह भी रहेंगे, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे भंजक था या भंजन था, तो यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। जो आपका गर्व भंजक है क, गर्व भंजक, ये माधो सिंह भंडारी को कहा जाता है, गर्व भंजन आपका महिपति शाह को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कालकूट किसका प्राचीन नाम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, हमारे YouTube चैनल पे पुराने नामों पे भी वीडियो बना रखी है, तो आप चाहें तो उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे स्थानों के मंदिरों के पुराने नाम के पे पूरा हमने PDF रूप में दिया हुआ है, तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब कालकूट किसका प्राचीन नाम था, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ये था आपका कालसी। ठीक है, कालसी का आपका यह प्राचीन नाम था। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अशोककालीन शिलालेख भी मिला हुआ है, जो कि कितना पुराना है, कहा जाता है ये 257 ईसा पूर्व का है। ठीक है, ईसा पूर्व का है आपका, 257 ईसा पूर्व का है यहाँ पे अशोककालीन शिलालेख। ठीक है, और इसकी लिपि कौन सी है, किस भाषा में लिखा हुआ है, ये लिखा गया है पाली भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, याद रख लीजिए, पाली भाषा में लिखा हुआ है अशोककालीन शिलालेख। ठीक है, और यह शिलालेख अगर कभी कभार इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो अशोककालीन शिलालेख है वो किन नदियों के मध्य में है, तो याद रख लीजिएगा वो नदियाँ कौन है, यमुना और टोंस नदी। ठीक है, यमुना और टोंस नदी के मध्य में स्थित है आपका ये अशोककालीन शिलालेख। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। उसी के साथ साथ जो कालकूट थी, या जिसे वर्तमान में कालसी कहा जाता है, ये पुराने टाइम पे किसकी राजधानी रहा करी थी, ये थी आपकी कुड़िंदो की। ठीक है, कुड़िंदो की राजधानी रहती थी। ठीक है, कुड़िंदो की राजधानी रह चुकी है आपकी क्या, कालकूट या कालसी। तो कालकूट भी कहा जाता है और कलकूट भी कहा जाता है इस चीज़ को। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 1897 में पहली बार पृथक कुमाऊं प्रांत की मांग में के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था। ठीक है, जब 1897 में पहली बार पृथक कुमाऊं प्रांत की मांग करी गई, तो उस टाइम पे जो आपका कुमाऊं का कमिश्नर था वो कौन था, तो उसका याद रख लीजिएगा, वो था आपके ई ग्रीज। ठीक है, ई ग्रीज आपके उस टाइम पे कुमाऊं के कमिश्नर थे, जिस टाइम 1897 के टाइम पे। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे जो पृथक कुमाऊं प्रांत हैं उसकी मांग करी गई थी। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, किस वर्ष बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता तो होगा ना, इसीलिए तो देखिए ट्रेंड इसीलिए तो बदल रहा है। हम कहते हैं कि नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप सभी को पता नहीं चल पाता कि नए क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। सबको पता है कि जो कुमाऊं का इतिहास है किसके द्वारा लिखी गई, बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा लिखी गई, सब लोग इतना ही पढ़ते हैं, लेकिन किस वर्ष लिखी गई ये कोई नहीं पढ़ता। तो ये लिखी गई थी आपकी 1937। ठीक है, 1937 में आपका ये बद्रीदत्त जो पांडे हैं उनके द्वारा कुमाऊं का इतिहास लिखी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, एक बार जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इनके द्वारा क्लियर करी गई हैं और बहुत पौराणिक महत्व के बारे में इनके बारे में डिस्कस करी गई है, तो एक बार जरूर पढ़िएगा बद्रीदत्त पांडे की कुमाऊं का इतिहास। ठीक है, तो बात करते हैं बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में। इनका जन्म की बात करें तो देखिए इनका जन्म 1882 के आसपास हुआ था। कहाँ पे, हरिद्वार के कनखल के क्षेत्र में यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को, कूर्मांचल केसरी, कूर्मांचल केसरी। ठीक है, कूर्मांचल केसरी भी कहा जाता है आपका बद्रीदत्त पांडे जी को। उसी के साथ साथ अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 1965 में। ठीक है, 1965 के आसपास इनकी मृत्यु होगी और ये मर गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। कभी कभार मृत्यु कब होगी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो याद रख लीजिएगा आपके जो बद्रीदत्त पांडे हैं उनकी जो मृत्यु हुई थी किस वर्ष हो गई थी, 1965 में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, पवार शासक में चंड था। देखिए पवार जो शासक काल था उसमें चंड क्या था, तो इस टाइप से भी आते हैं। तो देखिए जो चंड जो था वो संदेश वाहक होते थे, संदेश वाहक। ठीक है, संदेश लेके आते थे या संदेश को इधर से उधर ले जाया करते थे, उनको पवार शासक काल में क्या कहा जाता था, चंठ कहा जाता था। ठीक है, चंठ कहा जाता था। देखिए अगर पवार वंश की, अगर कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से कि पवार वंश है उसकी स्थापना किसके द्वारा करेगी, तो याद रखिए किसके द्वारा की थी, कनकपाल। ठीक है, कनकपाल के द्वारा करी गई थी आपकी पवार वंश की स्थापना। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा।
अगला है आपका, देखिए यहाँ पे पुराड़ी कर लिया जाता था। ठीक है, जो पुराड़ी जो कर है वो लिया किसके द्वारा लिया जाता था, ये क्वेश्चन आपका। तो इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर होगा गोरखों के द्वारा। किसके द्वारा लिया जाता था पुराड़ी कर, ये गोरखों के द्वारा लिया जाता था। देखिए आपका जो पुराड़ी कर होता था किसके लिए लिया जाता था, कि गोरखों के द्वारा लिया जाता था। एक टाइप का भूमि कर था। क्या था, भूमि कर था। जो आप याद रखिए, जो पुराड़ी कर था वो एक टाइप का भूमि कर था। और किसके द्वारा लिया जाता था, ये लिया जाता था आपका गोरखाओं के द्वारा लिया जाता था। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े थे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपका यहाँ, फादर ऑफ जौनसार भाबर के नाम से कौन विख्यात है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है कि आपके जो फादर ऑफ जौनसार हैं, सॉरी फादर ऑफ जौनसार भाबर के नाम से कौन विख्यात है। तो वो है आपके भाव सिंह, क्या है इनका नाम, भाव सिंह चौहान। ठीक है, भाव सिंह चौहान है, कोई भवानी सिंह चौहान भी कह लेते हैं इनको। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जौनसार भाबर। ठीक है, तो इनको याद कर लीजिएगा आप। हाँ, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे आपसे कहा था कि पुराड़ी कर, ठीक है, पुराड़ी कर के बारे में मैंने बताया कि ये कौन सा कर था, गोरखों के द्वारा लिया जाता था। बहुत शॉर्ट में बता दिया था मैंने इसको आपको। तो देखिए आपका जो पुराड़ी कर था ये तो था आपके किसके द्वारा, गोरखों के द्वारा लिया जाता था। भूमि भूमि कर था एक हिसाब से। लेकिन बात करते हैं गोरखों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गोरखाओं के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है। तो आप सभी लोगों को बता देता हूँ, जो नए बच्चे हैं, पुराने जो लोग काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनको ऑब्वियसली बात है कि उनको पता ही होगा। तो देखिए जो आपका गोरखा थे उनके द्वारा सबसे पहले 1790 में अल्मोड़ा का एक हवालबाग जगह है, वहाँ पे युद्ध होता है। किसके मध्य में ये होता है, महेंद्र चंद्र और आपका गोरखाओं के मध्य में इनका युद्ध होता है, जिसमें जो गोरखा लोग होते हैं वो महेंद्र चंद्र को हरा देते हैं और 1790 में कुमाऊं यानी कि अल्मोड़ा पे ये अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए 1791 में ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि कुमाऊं में हमने अधिकार जमा लिया, अब क्यों ना हम गढ़वाल पे अपना अधिकार जमाएं। तो 1791 में ये गढ़वाल पर आक्रमण करने चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे देखिए लंगूर जो गढ़ होता है उनका, 52 गढ़ों में से एक गढ़ आपका लंगूरगढ़, उसमें ये जो गोरखा लोग होते हैं उनको अपनी मुँह की खानी पड़ती है। तो वहाँ उस टाइम पे ये वहाँ पे अपना अधिकार जमाने में सक्षम नहीं रहते हैं, वहाँ पे पराजित हो जाते हैं गोरखा लोग और ये वापस आ जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1803 पे जब गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा था, तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए तो देखिए उस जो आपके गोरखा थे, गोरखा लोगों ने उसमें एक अमर सिंह थापा हो गया और हस्तदल चौतरिया हो गया, इनके नेतृत्व में गढ़वाल पे आक्रमण करते हैं 1803 पे। और उस टाइम पे ये लोग वहाँ पे जीत जाते हैं, वहाँ पे अधिकार करने में सफल हो जाते हैं। अगर देखिए यहाँ पे देखिए, अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोरखों द्वारा कुमाऊं पर अधिकार कब स्थापित किया गया, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1790, और गढ़वाल पे 1803 पे। तो जो देखिए टोटल, अगर टोटल वर्षों की बात करें तो इनके द्वारा टोटल यहाँ पे 25 वर्ष तक, यहाँ पे 25 वर्ष तक इनके द्वारा यहाँ पे शासन किया गया कुमाऊं और गढ़वाल पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही थी मेरे माइंड पे क्लिक किया तो मैं एक क्वेश्चन सीधे रिवर्स आ गया और आप सभी लोगों को बता दिया। ठीक है, अगला मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ आपको, फादर ऑफ जौनसार। अगला है आपका देखिए, गढ़वाली समाचार पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, मैं बता देता हूँ। जो आपका गढ़वाली समाचार पत्र था, इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो था आपका A304। ठीक है, देखिए यूके ट्रिपल सी का कुछ नहीं कहा जा सकता, कैसे सवाल पूछे और किस टाइप के सवाल पूछे ये आप भी नहीं बता सकते हैं। तो याद रख लीजिएगा, जो आपका गढ़वाली समाचार पत्र था ये, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर A304 था। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, एका चक्रा किसका प्राचीन नाम है। काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपका एका चक्रा है वो किसका प्राचीन नाम है, तो ये किसका प्राचीन नाम है, चक्राता। ठीक है, और चक्राता कहाँ पड़ता है आपका, देहरादून में। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिए, जो एका चक्रा है किसका प्राचीन नाम है, चक्राता का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, उत्तर काशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है। यानी कि यहाँ पे जो उत्तर काशी में आपका त्रिशूल लेख मिला है, वहाँ पे वो कौन सी लिपि है जिसमें आपका ये जो त्रिशूल लेख जो मिले हैं वो उसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये याद कर लीजिए, कौन सी लिपि है वो, शंख लिपि। ठीक है, कौन सी लिपि है वो, शंख
शंख लिपि में लिखा गया आपका जो त्रिशूल लेख है यहाँ पे, ठीक है, वो कहाँ पे मिला हुआ आपका उत्तरकाशी में मिला हुआ है। ठीक है, बात करते हैं जरा उत्तरकाशी के बारे में, आप सभी लोगों को थोड़ा सा उत्तरकाशी के बारे में भी समझा देता हूँ। देखिए जो आपका उत्तरकाशी है इसको जिला बनाया गया था आपका 24 फरवरी 1960 में, इसको जिला बनाया गया। ये हमारे उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला माना जाता है। ठीक है, उत्तरी ऊपर है हुआ, तो उत्तरी जिला माना जाता है। यहीं पे आपका देखिए श्रीकंठ पर्वत भी है, कई कई बार पूछा जाता है ना श्रीकंठ पर्वत कहाँ पे है, इस तो याद कर लीजिए श्रीकंठ पर्वत आपका उत्तरकाशी में है। और श्रीकंठ पर्वत की ऊंचाई पूछी जाए तो ये होगा आपका 6728 मीटर। ठीक है, 6728 मीटर की ऊंचाई है आपके श्रीकंठ पर्वत की। यहीं पे आपका कालिंदी दर्रा भी है। कौन सा दर्रा है? कालिंदी दर्रा भी है, जो किस किस के मध्य है? ये है आपका उत्तरकाशी प्लस चमोली, तो उत्तरकाशी और चमोली के मध्य में स्थित है आपका कालिंदी दर्रा। जैसे कि आपको पता ही है भूकंप की दृष्टि से हमारे उत्तराखंड को भी अलग अलग जो जिले हैं उनको बांटा गया है। वैसे ही आपका देखिए जो उत्तरकाशी है उसको जोन 4 में बांटा गया है। ठीक है, जोन 4 के अंतर्गत आता है आपका उत्तरकाशी जनपद। ठीक है, और देखिए जो उत्तरकाशी है यहीं से आपकी यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी के बंदरपूछ पर्वत से। बंदरपूछ पर्वत में यहाँ पे एक यमुनोत्री कांठा हिमनद है, तो उसी से यहाँ पे यमुना नदी निकलती है। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो आपका उत्तरकाशी में स्थित है वो है आपकी प्रकटेश्वर गुफा। कई बार पूछा गया है प्रकटेश्वर गुफा, याद रख लीजिएगा। आपका जो प्रकटेश्वर गुफा है वो है आपके उत्तरकाशी में स्थित। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए आपका पहाड़ का रेगिस्तान किसको कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहाड़ का जो रेगिस्तान है वो कहा जाता है नीलांग घाटी। नीलांग घाटी, और नीलांग घाटी कहाँ पे स्थित है? ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण व विकास संस्थान उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान है वो उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? वो है आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अल्मोड़ा का वहाँ पे कोसी जोगो नदी, कोसी वहाँ पे जगह पड़ती है आपकी, तो कोसी जगह पे स्थित है। यहाँ पे आपने देखा भी साइट खुली होगी आपके ने, अगर आप इसकी साइट विजिट करिएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत कोसी कटारमल लिखा आएगा। ठीक है, तो ये आपका अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अल्मोड़ा जनपद के बारे में, ताकि आपको अल्मोड़ा जनपद के बारे में भी थोड़ी बहुत पता चल जाए। तो देखिए अल्मोड़ा को 1891 में क्या बनाया गया था? जिला बनाया गया था। उसी के साथ साथ देखिए 1864 में इसको नगर पालिका के रूप में नगर पालिका वहाँ पे स्थापित करी गई थी। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे मैं बहुत बार बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ और हर वीडियोज में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अल्मोड़ा में एक बहुत प्रसिद्ध चीज़ है आपकी गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। ठीक है, पूछा जा सकता है, अभी तक बहुत कम पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है कि आपसे गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? वो है आपका अल्मोड़ा में। कब इसकी स्थापना करेगी? 1979 में इसकी स्थापना करी गई थी आपकी किसकी? गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की। ठीक है, इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य का एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये है आपका भवाली। ठीक है, भवाली में स्थित है, जो कि आपका नैनीताल जनपद में पड़ता है। भवाली यहाँ पे पर्यटक क्षेत्र भी है, और यहाँ पे बहुत सारे फल भी फलों का संग्रहण किया जाता है यहाँ पे भवाली पे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए भवाली। तो यहाँ पे 1912 के टाइम पे, ठीक है, 1912 के टाइम पे यहाँ पे जो क्षय रोग चिकित्सालय इसकी स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, किस स्थान पर 185 फुट ऊंचा बौद्ध स्तूप स्थित है? ठीक है, तो देखिए ये है आपका कहाँ पे? ये देहरादून में क्लेरमेंट टाउन आपकी जगह पड़ती है, तो वहाँ पे स्थित है आपका 185 फुट ऊंचा बौद्ध स्तूप। ठीक है, क्लेमेंट टाउन करके वहाँ पे एक जगह पड़ती है देहरादून पे। ठीक है, बहुत सारे लोग गए होंगे, तो इस टाइप से वहाँ पे बौद्ध की यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है। तो इसकी कितनी ऊंचाई है वहाँ पे? 185 फुट। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, चंद वंश का सबसे विद्वानी व दानी राजा कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दानी राजा का नाम किसका आता है? रुद्रचंद्र। ठीक है, तो देखिए रुद्रचंद्र के बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए रुद्रचंद्र जो था आपका कल्याण चंद्र के बाद इनका शासनकाल स्टार्ट होता है, और इनका जो शासनकाल माना जाता है 1565 से लेकर 1597 तक इनका शासनकाल माना जाता है रुद्रचंद्र का। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से चंद शासक अकबर के समकालीन थे, तो इनका नाम क्या है? रुद्रचंद्र। रुद्रचंद्र जो थे आपके अकबर के समकालीन थे। उसी के साथ साथ देखिए इनके द्वारा रुद्रपुर नगर की स्थापना करी गई है, और इनका सेनापति, याद कर लीजिए सेनापति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। रुद्रचंद्र का जो सेनापति थे वो कौन थे? वो थे आपके पुरुषोत्तम
पंत, ठीक है, याद कर लीजिए, पुरुषोत्तम पंत इनके सेनापति थे, किनके, रुद्रचंद के, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी चीज़ें आप ही लोगों के लिए तो कराई जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपका नए क्वेश्चन हो, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कराई जा रही हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं पहाड़ों की राजकुमार के बारे में। देखिए पहाड़ों का राजकुमार किसे कहा जाता है? पहाड़ों की रानी तो सबने सुना होगा कि मसूरी को कहा जाता है, लेकिन पहाड़ों का राजकुमार किसको कहा जाता है? तो याद कर लीजिएगा, पहाड़ों को जो राजकुमार है वो कहा जाता है आपका नैनीताल को, ठीक है, नैनीताल को कहा जाता है पहाड़ों का राजकुमार। देखिए नैनीताल के बारे में जान लेते हैं। नैनीताल की खोज सबसे पहले 1841 में पी बैरन के द्वारा करी गई थी। इसको देखिए, अगर इसके समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 1938 मीटर की ऊंचाई पे ये समुद्र तल की ऊंचाई पे है, ठीक है। 1891 में, याद रख लीजिएगा, 1891 में इसको क्या बनाया गया था? जिला बनाया गया था, किसको? नैनीताल को, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुमाऊं मंडल की स्थापना किस वर्ष से करी गई थी? वो करी गई थी आपकी 1854 में कुमाऊं मंडल की स्थापना करी गई। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? वो भी कहाँ बनाया गया था? नैनीताल में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों के सामने मैंने आज डिस्कस करी हैं। अराउंड यहाँ पे 25 क्वेश्चंस रखे मैंने। तो आप लोग सभी लोग बताइएगा कि आपके जो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। बाकी उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। टाइम जरूर लगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को जरूर मिली होंगी। स्पेशली जो बिगनर्स हैं, जो लोग हाल ही में उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रही होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं यही उम्मीद करता हूँ। बाकी सारे आप अपने कमेंट नीचे दीजिएगा, उसमें अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी देखिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ और उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी लोग ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहेंगे और हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करके आगामी जितने भी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी लोगों के लिए आपको स्टडी विद एम की ओर से विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।